आज हम सुनेंगे एक कहानी। कहानी शर्मा जी की। एक थे मिस्टर शर्मा। उन्होंने एक स्टोर खोला, शर्मा स्टोर्स के नाम से, जिसपे वो स्टेशनरी बेचेंगे। सबसे पहले अगर आप बीच में नाम देख रहे हो तो शर्मा स्टोर्स के आगे लिखा है मेसर्स। ये मेसर्स क्या चीज है? जिस तरीके से हम अपने नाम के आगे एक प्रीफिक्स लगाते हैं, मिस, मिस्टर, मास्टर, मिसेस, उसी तरह अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके आगे प्रीफिक्स लगता है मेसर्स। अब जब शाम को बाजार निकलेंगे तो दुकानों के बाहर देखिएगा, आपको दिखेगा M/S, मेसर्स। इसकी कंप्लीट स्पेलिंग होती है MESSRS। तो शर्मा जी ने दुकान खोली, मेसर्स शर्मा स्टोर्स। किस चीज की? स्टेशनरी शॉप की। जो भी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम खोलते हैं उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इसका मतलब उसकी एक अलग आइडेंटिटी होती है। जो उसका मालिक है और जो वो ऑर्गेनाइजेशन है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। आप एक बार के लिए शर्मा स्टोर्स को पर्सोनिफाई करके देखिए कि कोई खड़ा हुआ है आपके सामने और उसने कहा ठीक है शर्मा जी, बनाया आपने है मुझे, लेकिन अब मैं अलग हूं और आप अलग हैं। तो जो भी आप पैसा मुझ में लगाएंगे वो भी मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मेरी लाइबिलिटी होगी। लेकिन मेरा आपसे प्रॉमिस है कि जो पैसा आप लगाएंगे मैं उस पर कमा के दूंगा आपको, मतलब जो भी प्रॉफिट होगा वो आपका होगा। तो ये हो गई एक सेपरेट आइडेंटिटी। इसका मतलब शर्मा जी जब भी पैसा लगाएंगे शर्मा स्टोर्स में तो वो एक लाइबिलिटी की तरह ट्रीट किया जाएगा, और जब शर्मा जी पैसा निकाल के लिए जाएंगे तो वो ड्रॉइंग्स की तरह, मतलब उनका जो कैपिटल है वो कम कर दिया जाएगा। अब इसके बाद तीसरी चीज, शर्मा जी को हम क्या कहते हैं? शर्मा जी को कहा जाता है प्रोप्राइटर। मतलब जब इंडिविजुअल, कोई अकेला आदमी कोई काम शुरू करता है तो उसे कहते हैं प्रोप्राइटर। यही अगर कोई पार्टनरशिप फर्म हो, मतलब दो से या दो से ज्यादा लोग इकट्ठा काम कर रहे हो, तो उसे कह दिया जाता है पार्टनर। और जो कंपनी में लोग होते हैं उन्हें कहा जाता है शेयर होल्डर्स। क्योंकि शर्मा स्टोर शर्मा जी ने अकेले खोला है, ये उनका अकेले का एक वेंचर है, तो शर्मा जी हो गए इसके प्रोप्राइटर। जो प्रोप्राइटर पैसा लगाता है उस पैसे को कहा जाता है कैपिटल। तो शर्मा स्टोर्स में, क्योंकि शर्मा स्टोर्स ने बोला कि जो आप पैसा लगाओगे वो भी मैं लाइबिलिटी ट्रीट करूंगा, तो जो प्रोप्राइटर पैसा लगाता है उसे हम कहते हैं कैपिटल। और वो पैसा भी बिजनेस में लाइबिलिटी की तरह ही ट्रीट किया जाता है, लेकिन उसे बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अलग रखते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मालिक का पैसा है वो, तो उसको थोड़ी रिस्पेक्ट देते हैं, उसे कहा जाता है कैपिटल। सेम इसी तरीके से अगर शर्मा जी ने पैसा लगाया तो उसे कहा था कैपिटल। अब वो जो पैसा निकाल के ले जाएंगे, मान लीजिए अपने कोई पर्सनल कामों के लिए, अपने घर के कामों के लिए, तो उसे हम कहते हैं ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स कैश में भी हो सकती हैं और क्रेडिट में भी हो सकती हैं। ड्रॉइंग्स कैश में भी हो सकती हैं और काइंड में भी हो सकती है। क्रेडिट कहाँ से आ गया? इसका मतलब है कि वो अगर नगद निकाल के ले गए तो आपका बुक्स का कैश कम हो गया, और अगर वो कोई सामान निकाल के ले गए तो आपके यहाँ से सामान कम हो गया। तो इस तरीके से कैपिटल में से फाइनली ये ड्रॉइंग्स माइनस कर दी जाती है। मान लीजिए शर्मा जी ने 1 लाख रुपया लगाया और 5,000 का सामान वो निकाल के ले गए, तो अब उनका इन्वेस्टमेंट बिजनेस में 1 लाख का नहीं माना जाएगा, 95,000 का माना जाएगा। तो शर्मा स्टोर्स की लाइबिलिटी टुवर्ड्स मिस्टर शर्मा 1 लाख से कम होकर 95,000 की रह जाएगी। शर्मा स्टोर्स अब गए क्या चीज में डील करेंगे? शर्मा स्टोर्स ने माल भरना शुरू किया। शर्मा जी ने सोचा कि क्या काम करूं इस स्टोर में, स्टेशनरी में बेचूंगा और साथ में बड़ा अच्छा मुनाफे का काम है, बड़ा अच्छा प्रॉफिट अर्न होगा। लूज पेपर खरीद लाता हूँ, मतलब A4 पेपर्स ले आता हूँ या लाइंड पेपर ले आता हूँ और उसको बाइंड करके रजिस्टर बना के बेचूंगा। तो इस तरीके से शर्मा जी क्या ले आए? बहुत सारा स्टेशनरी का सामान भी ले आए और उसके साथ में लूज पेपर भी ले आए। तो जो स्टेशनरी का सामान लाए वो ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए, मतलब वो पेंसिल और इरेजर पेज बनाएंगे नहीं, वो एज इट इज लाए और बेचेंगे। लेकिन जो न्यूज पेपर लेकर के आए वो न्यूज पेपर का वो बाइंडिंग वाइंडिंग करके रजिस्टर बनाएंगे। तो इसे कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। तो शर्मा जी मैन्युफैक्चरर भी हो गए और एक ट्रेडर भी हो गए। कुछ सामान वो बेचेंगे, जैसा खरीदा वैसा बेचेंगे, और कुछ सामान वो बनाकर मैन्युफैक्चर करके तब बेचेंगे। अब शर्मा जी गए परचेज करने मार्केट। जब वो परचेज करने, मतलब माल खरीदने मार्केट गए, तो अब वहां क्या हुआ? कुछ माल उन्होंने नगद में खरीदा और कुछ माल उन्होंने उधार में खरीदा। उधार वाले माल को हम कहते हैं क्रेडिटर, मतलब जिस आदमी ने आपको उधार माल दिया है, जिसके तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसे हम कह देते हैं क्रेडिटर। तो जो आपने माल उधार में खरीदा वो आदमी बन गया हमारे लिए क्रेडिटर। क्रेडिटर जो था
उसने कुछ तो हो गया कि आप बाद में जब होगा पैसा तब आप पैसा दे देना हमको, लेकिन साथ में दूसरी चीज क्या ऐड होती है, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल ये क्या चीज होती है, जितने भी आपने माल उधार पे खरीदा है, अगर उसके अगेंस्ट में आप कोई डॉक्यूमेंट उनको दे रहे हो कि ये पेमेंट आप फलानी तारीख को मुझसे ले जाइएगा, तो उसे कहा जाता है बिल्स पेबल। आपके ऊपर बिल्स पेबल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्रेडिटर भी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था। ये दोनों टर्म्स क्रेडिटर और बिल्स पेबल इकट्ठा होकर के हमारे लिए बन जाते हैं ट्रेड पेबल। क्रेडिटर वो हो गया जिससे आपने कोई कमिटमेंट नहीं किया है कि कब पैसा दूंगा, लेकिन बिल पेबल एक डॉक्यूमेंट हो गया जिसकी ड्यू डेट लिखी होती है कि 3 महीने बाद 2 महीने बाद आपको पैसा दिया जाएगा। क्रेडिटर भी आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बिल्स पेबल भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए ये दोनों ही लाइबिलिटी में जाएंगे और ट्रेड पेबल के अंडर में ये दोनों चीजों को क्लब करके लिखा जाता है। ठीक है जी। जब शर्मा जी ने वहां माल खरीद लिया तो दुकानदार ने उनको एक बिल पकड़ाया कि ये आपका बिल है। ये बिल इस परचेज के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था। ऐसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को हम कहते हैं वाउचर। उसमें बिल, कैश मेमो, कोई रसीद, ये सारी चीजें जो ओरिजिनल, जो फर्स्ट एक डॉक्यूमेंट बनता है, पहला कागज जो बना, शर्मा जी क्या करेंगे, वो कागज ला करके अपने ऑफिस में रखेंगे, अपने अकाउंटेंट को बोलेंगे कि लो अब यहाँ से तुम्हारा काम शुरू होता है, ये माल मैं खरीद के लाया हूँ, अब जर्नल एंट्री डालो। तो वो जो पहला कागज शर्मा जी को मिला मार्केट से, उसे हम कहते हैं वाउचर। ठीक। अब इसके बाद कॉस्ट क्या चीज होती है भाई, जिस रेट पे वो माल खरीद के लाए उसे हम कहते हैं कॉस्ट। जो अगर मान लो जो भी स्टेशनरी उन्होंने जिस भी रेट पे खरीदा, ठीक है, उन्होंने अपना वहां कुछ पेमेंट करी, कुछ उधारी खरीदा, मतलब क्रेडिटर क्रिएट किया और वापस आ गए अपनी दुकान पे। अब जब दुकान पे पहुंचे और माल चेक करके शोकेस में लगाने लगे, तो उस समय उन्होंने देखा कि एक पेंसिल का डब्बा तो टूटा हुआ है, मतलब उसके अंदर की जो पेंसिलें हैं वो टूटी हुई है। तो उन्होंने दुकानदार को फोन किया और जाकर के माल उसको वापस कर दिया। वो एक पेंसिल का डब्बा उन्होंने दुकानदार को वापस कर दिया, तो उनकी लाइबिलिटी उतने रुपए से कम हो गई। परचेज रिटर्न मतलब कि आपकी दुकान से माल वापस बाहर जा रहा है, शर्मा जी दुकान पे ले आए थे, फिर वो जाकर के वापस उस दुकानदार को वापस दे के आए। तो शर्मा जी के लिए जो परचेज रिटर्न है, इसका दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, ये हो गई यहां तक की कहानी। परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। ठीक। अब इसके बाद शर्मा जी ने कैलकुलेट करना था कि अब मुझे ये माल ले तो आया हूँ, सजा भी लिया है, अब इसको बेचना है, तो कितना परसेंट प्रॉफिट कितना लगाया जाए। तो जो कॉस्ट था, जितने रुपए का माल था, केवल वही तो कॉस्ट नहीं थी, कॉस्ट तो उसके अलावा भी बहुत कुछ थी। वो कैसे? अरे शर्मा जी स्कूटर पे बैठ के गए, स्कूटर में पेट्रोल डलवाया, वहां जाकर के उन्होंने चाय समोसा खाया, अपना इतना टाइम दिया, एनर्जी दिया, फिर वहां से माल लदवाया स्कूटर में, जिसने माल लादा उसने 20 रुपए ले लिए शर्मा जी से लदाई, फिर वो स्कूटर पे लाद के यहाँ तक लेके आए, यहाँ जिसने माल उतारा उसने फिर पैसे लिए। तो इतना सारा कॉस्ट लगाने के बाद तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बना। तो शर्मा जी को केवल अगर 2 रुपए की पेंसिल है तो 2 रुपए कॉस्ट नहीं करी, वो पेंसिल की कीमत हो गई 3 रुपए। तो अब वो अगर बेचेंगे तो उनके लिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जानना बहुत जरूरी है। तो जितनी भी परचेजेस आप करते हो उससे रिलेटेड जो फर्स्ट डायरेक्टली रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं वो हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में जोड़ देते हैं, उसके ऊपर आप प्रॉफिट परसेंट अपना निकाल के फिर आप सेल करते हो। अब आई उसके बाद में बेचने की बारी। तो शर्मा जी ने सेल किया। अब जैसे परचेज उन्होंने कैश भी किया था और क्रेडिट भी किया था, इस तरह सेल भी कैश भी हुआ और क्रेडिट भी हुआ। इसका मतलब लोग आए, उधारी पे ले गए, अंकल जी शाम को पैसे दे जाऊंगा, शर्मा जी अपना ठीक है हिसाब बनाते रहे। जो क्रेडिट सेल होती है, जैसे ऊपर डेबिट से ये परचेजेस की वजह से आपका क्रेडिटर क्रिएट होता है, उस तरीके से क्रेडिट सेल वाला जो बनता है उसको हम कहते हैं डेटर। जिसके ऊपर हमारी अथॉरिटी बन जाती है उसे हम कहते हैं डेटर। डेटर ओपन भी हो सकता है कि भाई ठीक है जब आऊंगा तो पैसे दे जाऊंगा, और दूसरा हो सकता है कि डेटर आपको बीआर दे जाए। जैसे ऊपर बिल्स पेबल था, वैसे नीचे है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल उसका एक हैंड रिटन डॉक्यूमेंट है, उसके ऊपर उसके दस्तखत किए हुए हैं, मतलब साइन किया हुआ है, और उस पर एक डेट डली हुई है कि फलाने डेट को आपको पैसा शर्मा जी मिल जाएगा, उसे हम कहते हैं बिल्स रिसीवेबल। तो डेटर भी आपके लिए अथॉरिटी है और बिल रिसीवेबल भी आपके लिए अथॉरिटी है, और इन दोनों को इकट्ठा करके हम क्या कहते हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स।
ये हो गया हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स। अब जिस तरीके से अब जब सेल करने की बारी आई तो उस समय आदमी ने कहा कि भैया मुझे कोई डिस्काउंट तो दीजिए। एक सज्जन आए, उन्होंने कहा मुझे शर्मा जी इतना माल आपके यहाँ से खरीदता हूँ, कोई डिस्काउंट नहीं देते हो। शर्मा जी ने कहा क्यों नहीं, डिस्काउंट जरूर मिलेगा आपको। तो ये आ गया डिस्काउंट। तो उसने माल खरीदा और उसको शर्मा जी ने दिया डिस्काउंट। डिस्काउंट शर्मा जी ने कहा भाई देखिए स्कीम चल रही है, मेरे यहाँ स्कीम ये है कि अगर आप 2 पेंसिल की डब्बी खरीदेंगे तो आपको 1 पेंसिल की डब्बी फ्री मिलेगी। इसे कहा जाता है ट्रेड डिस्काउंट। मतलब इतना माल खरीदोगे तो इतना माल आपको फ्री मिलेगा, इसे कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। या इतना माल खरीदोगे तो दूसरा माल आपको सस्ता मिलेगा, कम पैसों में मिलेगा, उसे हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। उसने कहा बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। और फिर वो आदमी बोला कि शर्मा जी देखिए इतने लोग तो आपको उधारी माल आपसे खरीद के ले जाते हैं, मैं तो आपको नगद पैसे देके जा रहा हूँ, तो उस पर मुझे कोई डिस्काउंट नहीं दीजिएगा। शर्मा जी ने कहा बिल्कुल दूंगा मैं, आपको मिलेगा कैश डिस्काउंट। अगर आप अपनी सारी पेमेंट मुझे अभी के अभी कर जाते हो तो मैं आपको एक कैश डिस्काउंट भी दूंगा। मतलब 20 रुपए छोड़े मैंने आपको 20 रुपए देने की जरूरत नहीं। वो आदमी तो बहुत खुश हो गया। उसने कहा ये तो बड़ा अच्छा चीज है, जो मैंने माल खरीदा उस पर मुझे ट्रेड डिस्काउंट मिला और जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ उस पर मुझे कैश डिस्काउंट मिला, तो ये तो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है। उसने अपना माल खरीदा, पेमेंट करी और करके अपना चला गया। ठीक, जाने गया, चला गया, फिर वापस लौट के आया। शर्मा जी आपने मुझे रसीद तो दी नहीं। शर्मा जी बोले लो भाई रसीद भी ले जाओ। एक बार फिर हो गया वाउचर। मतलब कि जो शर्मा जी ने उसे कैश मेमो बना के दिया, सेल बिल दिया, वो हो गया एक बार फिर से ओरिजिनल। जैसे हमने यहाँ पर परचेज के टाइम वाउचर पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पर सेल के टाइम भी एक वाउचर जनरेट हो गया। वो उस आदमी के लिए परचेज का बिल हो गया और वही डॉक्यूमेंट शर्मा जी के लिए सेल का बिल हो गया। अब उन्होंने अकाउंटेंट को फिर पकड़ाया कि ये लो ओरिजिनल कागज, इसके बेसिस पे सेल डाल लो, मैंने आज इतना माल बेचा है। बहुत अच्छी बात है। वो आदमी जिसमें जो भी कोई खरीद करके ले गया था, जब वो अपनी दुकान पे पहुंचा तो उसने देखा कि उसमें पेंसिल की डब्बी में एक पेंसिल कम निकली है। अगर पेंसिल कम निकली उसने तुरंत शर्मा जी को फोन किया कि शर्मा जी ये डब्बी में तो पेंसिल कम है। शर्मा जी बोले कोई बात नहीं, ऐसा करो पूरी डब्बी वापस ले आओ, नई डब्बी ले जाना। इसे कहते हैं सेल रिटर्न। तो वो माल जो शर्मा जी की दुकान से बिका था वो एक बार फिर उनके यहाँ वापस आ गया। तो जो सेल रिटर्न है उसका दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड्स। ओके, ठीक। अब इसके बाद में अब दूसरे आदमी का फोन आया जो शर्मा जी से माल खरीद के ले गया था। उसने कहा शर्मा जी ये कागज तो ले आया हूं लेकिन ये कॉपी थोड़ा पुरानी लग रही है देखने में, ये नई चमक नहीं है इस कॉपी में। तो शर्मा जी ने कहा भाई देखो 20 रुपए की तुम कॉपी ले गए हो, ठीक है, अब तुम्हें अगर पुरानी लग रही है तो यार तुम 2 रुपए सस्ता कर लो, चलो क्या तुम वापस करोगे उसको, मैं 2 रुपए तुम्हारे खाते के लिख लेता हूँ, 20 रुपए की कॉपी तुम्हारे लिए 18 रुपए की होगी। तो उसने कहा ठीक है चलिए ऐसा कर लेते हैं। उनका 2 रुपए लिखे हैं तुम्हारे खाते में, जब कुछ और लेने आओगे तो तुम 2 रुपए उसमें एडजस्ट कर लेना। ठीक है जी। उस आदमी ने कहा बहुत अच्छा। तो जब सेल कंडक्ट होने के बाद बिकॉज ऑफ सम डिफेक्ट इन द गुड्स आपको अगर कोई डिस्काउंट दिया जाता है तो उस डिस्काउंट को कहते हैं रिबेट। बहुत अच्छा, यहाँ तक तो हम पहुंच गए। अब चलो आगे। आए शर्मा जी अगले दिन सवेरे दुकान पे बैठे थे, अपना पंखा चल रहा था और पंखा चलते 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 अचानक गड़ 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 करके पंखा हो गया बंद। अब ये बंद हो गया तो उन्होंने रिपेयर वाले को बुलाया, उसने देखा, उसने कहा साहब ये तो इतना पुराना हो गया पंखा, दुकान खोले शर्मा जी कम से कम मुझे लगता है आपको 2 साल हो चुके हैं। शर्मा जी बोले हाँ 2 साल से तो दुकान कर रहा हूँ, तो लेकिन 2 साल से पंखा आपका हो गया खराब है, उसको बेच दीजिए कबाड़ी को। यार अच्छा। उन्होंने अपना कबाड़ी को बुलाया, फोन किया, अभी कबाड़ी आ गया। उनको कबाड़ी बोला ये सब 500 रुपए में आपका पंखा बिक जाएगा। 500। बोले यार तुम क्या बात करते हो, 4000 का मैंने पंखा खरीदा था और तुम कहते हो 500 रुपए में बिक जाएगा, ऐसे कैसे, मेरा तो 3500 रुपए का नुकसान हो गया। तो वो कबाड़ी उन्हें पीस ऑफ माइंड देके गया, कबाड़ी उन्हें ये नॉलेज देके गया कि शर्मा जी 2 साल से चला भी तो रहे हो। अब उनको ये बात समझ में आई कि इसका मतलब है कि मुझे 2 साल से जो मैं ये पंखा चला रहा हूँ तो ये धीरे 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 खत्म होता गया, ये अचानक थोड़ी आज खत्म हो गया, ये धीरे धीरे खत्म हो रहा था। तो जब हम किसी एसेट की वैल्यू को धीरे धीरे बुक्स में कम करते हैं तो उसे कहा जाता है डिप्रिसिएशन। और जब शर्मा जी ने वो पंखा डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, कुछ फिगर निकाले किया, तो उनको ये समझ में आया कि पंखा तो था सिर्फ 300 रुपए का, मतलब 4000 में से इतने पैसे ऑलरेडी उनके डिप्रिसिएट हो चुके थे, वैल्यू थी सिर्फ 300 रुपए की।
और जब 500 रुपए कबाड़ी ने उनको दिए तो उनको गेन हुआ 200 रुपए का। अब ये गेन क्या चीज होती है? जब आप अपनी नॉन ऑपरेटिव एक्टिविटी में कुछ अर्न करते हो। पंखा बेचना शर्मा जी का काम नहीं था, इसलिए नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब जो उनका बेसिक कोर ऑपरेशन एक्टिविटी है, उसके अलावा किसी चीज में अगर आपको कोई कमाई होती है तो उसे कहा जाता है गेन। ठीक है, अब ये हो गया उनको गेन, बहुत अच्छी बात है। और जो आप बिजनेस में कमाते हैं, जिस काम को आप कर रहे हैं, जैसे उनका काम है स्टेशनरी बेचने का, तो उसपे जो आप कमाते हैं उसे कहा जाता है प्रॉफिट। ठीक है, अब ये समझ में आया। और गेन और प्रॉफिट ये दोनों को जब मतलब कि नॉन ऑपरेशनल और ऑपरेशनल दोनों को जब जोड़ दिया जाता है तब बनता है या तो इनकम और या बनता है लॉस। तो सबसे बड़ा वर्ड क्या हो गया? इनकम या लॉस सबसे बड़ा वर्ड हो गया। गेन हो गया नॉन ऑपरेशनल और प्रॉफिट हो गया ऑपरेशनल। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब शर्मा जी ने क्या किया कि बैठे अब वो खाते लिखने अपने, मतलब खाता लिखना मतलब क्या, अब महीना पूरा हो गया एक, अब उन्होंने कहा देखूं तो कितना माल बिका है। तो उन्होंने जब सेल देखनी शुरू करी, उन्होंने कॉपी उठाई, उस कॉपी में हर पन्ने पे अलग 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 नाम लिख दिया। एक पे सेल लिख दिया, एक पे परचेज लिख दिया, एक पे सैलरी लिख दी, एक पे इलेक्ट्रिसिटी बिल लिख दिया, एक पे टेलीफोन बिल लिख दिया कि देखूं तो टोटल कितना बैठ रहा है मेरा। तो सेल को उन्होंने जितनी भी महीने के ये इनके वाउचर थे ना ये वाले, ये एंट्री करके इन्होंने सेल वाले पेज में भर दिए। ये वाले जो वाउचर थे ये सारों की एंट्री लिखनी शुरू कर दी परचेज वाले कागज में। इस तरीके से हर पेज पर जितने टेलीफोन के बिल आए थे वो उन्होंने सारे टेलीफोन कॉलम में लिख दिया, जितना मोबाइल के बिल आए थे बिजली के वो बिजली वाले में लिख दिए। फिर उनको जब उन्होंने टोटल किया तो उन्हें समझ में आया कि अच्छा इस महीने मैंने इतना माल बेचा है, इतना मैंने माल खरीदा था, इतना मेरा टेलीफोन का बिल आया, इतना मेरा बिजली का बिल आया, इतनी मैंने लड़कों को सैलरी दी है। वो उनको सारी चीज समझ में आ गई। तो ये जो काम शर्मा जी ने किया, शर्मा जी इतने कोई पढ़े लिखे नहीं थे, मगर ये जो काम किया हमारी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में इसे कहा जाता है अकाउंट। शर्मा जी ने जाने अनजाने में सेल अकाउंट, परचेज अकाउंट, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, सैलरी अकाउंट, ये सारे अकाउंट्स बना डाले, जबकि वो कोई बहुत पढ़े लिखे नहीं थे। जिस कॉपी में उन्होंने लिखा, जो कॉपी उन्होंने अपनी दुकान से निकाली, वो कॉपी अब कॉपी नहीं रही, वो बन गई बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, और जो लिख रहे थे वो इतने की सेल, इतने की परचेज, इतने का सब, उसे हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में कहते हैं एंट्री। तो इस तरीके से ना जानते हुए भी उन्होंने बहुत सारे टर्म्स को अपने साथ साथ जोड़ना शुरू कर दिया। अकाउंट्स हम जो बनाते हैं, शर्मा जी को नहीं पता था, लेकिन हमारे अकाउंट्स में दो टर्म्स चलते हैं। एक साइड को कहा जाता है डेबिट और एक साइड को कहा जाता है क्रेडिट। जो राइट हैंड साइड वाला साइड है उसे कहते हैं क्रेडिट और लेफ्ट हैंड साइड को कहते हैं डेबिट। और जिस वैल्यू पे ये एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखी जाती है उसे कहा जाता है बुक वैल्यू। वैल्यू मतलब जो अमाउंट इसमें आप लिखते हो उसे आप कहते हो बुक वैल्यू। ये तो हो गए अकाउंट। जब वो खाते लिख रहे थे तब साथ ही में खाता लिखना मतलब कि ये अकाउंट लिखना, कॉपी में लिखना जो कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि मेरे पास माल कितना बचा है। तो जाने अनजाने में एक फिर नया टर्म इंट्रोड्यूस हो गया, स्टॉक। स्टॉक ओपनिंग स्टॉक भी हो सकता है और स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक भी होगा। जिस माल से आपने ये शुरू किया काम अपना, ओपनिंग स्टॉक मतलब फाइनेंशियल ईयर जब आपका शुरू हुआ, अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर की थोड़ी देर के बाद में, मतलब जब आपका दिन शुरू हुआ तो वो था आपका ओपनिंग स्टॉक, और जब आपका वो टेन्योर खत्म हो गया तो जो आपके पास माल बच गया वो हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक। अब शर्मा जी के केस में देखो, अब वो ट्रेडिंग भी करते हैं, माल लाते हैं और माल बेचते हैं, इसका स्टॉक अलग होगा। तो ये हो गया आपका ट्रेडिंग स्टॉक। इसके अलावा जो वो लूज पेपर ला करके उस पे बाइंडिंग करके रजिस्टर बना के बेचते हैं, वो हो गया उनका मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक। वो जो रजिस्टर बना के बेचते हैं उस रजिस्टर के लिए रॉ मटेरियल क्या चीजें हैं? रॉ मटेरियल है उनका बाइंडिंग का क्लॉथ, साथ में ग्लू और साथ में पेपर, ये है उसका रॉ मटेरियल। तो शर्मा जी का जब ओपनिंग स्टॉक बनेगा फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू या क्लोजिंग स्टॉक बनेगा, तो ये माल भी उनके पास रखा होगा, ये ट्रेडिंग
बाद हम आगे चलेंगे, बहुत सारे और जो फालतू के खर्चे हैं वो सब जोड़ने के बाद फाइनल प्रॉफिट कितना निकला। क्योंकि मुझे ये भी तो पता चलना चाहिए ना कि अगर मुझे कल को अपना प्रॉफिट बढ़ाना है तो मुझे कौन सा खर्चा कम करना है, मुझे कहाँ ध्यान देना है। तो जब उन्होंने लिस्ट बनाई तो उन्होंने सबसे पहले जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थी, याद है हमने पहले निकाली थी, जिसमें माल आने का भाड़ा, स्कूटर का पेट्रोल, वो सारी चीजें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक तरफ रखा और सेल रखी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल को जब आप माइनस करते हैं, इसका मतलब है अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो इस प्रॉफिट को कहा जाता है ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर ये लॉस निकल रहा है तो ग्रॉस लॉस। ये टर्म्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही इनिशियल स्टेज है आपके भी कैलकुलेशन करने की। तो अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, यही प्रॉफिट है जिसमें से आपको अपने बाकी के खर्चे भी निकालने हैं। तो ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। और अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद इसमें से आप बाकी जो और एक्सपेंसेस हैं, वो एक्सपेंसेस जो बहुत डायरेक्ट नेचर के नहीं है, जो इनडायरेक्ट नेचर के हैं, आपके उसकी सैलरी, आपका टेलीफोन, आपका इलेक्ट्रिसिटी, आप ये सब चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो ऊपर वाले कंपोनेंट्स थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, वो जनरली आपके कंट्रोल में नहीं होते, वो आपकी नेसेसिटी हो जाते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से बाकी के जब आप कंपोनेंट्स को माइनस करते हैं, बाकी के एक्सपेंसेस को, तब जो आपको निकल के आता है उसे कहा जाता है नेट प्रॉफिट। ये हो गया आपका फाइनल प्रॉफिट। अब शर्मा स्टोर्स शर्मा जी को क्या पास ऑन करेगा? नेट प्रॉफिट, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे के सारे माइनस करने के बाद जो फाइनल बच रहा है वो है ये नेट प्रॉफिट। और शर्मा स्टोर्स बोलेगा सर ये अब आपके लिए है मेरी तरफ से, ये हमने कमाया है इतने टाइम में। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक की बात। ठीक है जी, प्रॉफिट तो मिल गया, शर्मा जी भी खुश हो गए, शर्मा स्टोर तो बहुत ही खुश हो गया कि मैंने प्रॉफिट आ गया मेरे पास में, बहुत अच्छी बात है। अब जब उन्होंने लिस्ट देखनी शुरू करी कि अच्छा मेरे डेटर कौन कौन से हैं, अब जरा डेटर पे ध्यान दिया जाए। इसका मतलब है जो लोग आपसे उधारी माल ले गए थे उनकी क्या पोजीशन है। कमा तो लिया हमने, प्रॉफिट भी निकाल दिया, सेल भी बुक कर ली, लेकिन अंततः आना तो पैसा है। तो पैसा आया कि नहीं आया डेटर से, पहले ये समझना जरूरी है। अब जब उन्होंने लिस्ट खोली तो उनको ये समझ में आया कि बहुत सारे डेटर्स तो पैसा टाइम पे दे गए, लेकिन बहुत सारे लोग पैसा टाइम पे नहीं दे गए। जिनके पास पैसा है देने के लिए उन्हें हम कहते हैं सॉल्वेंट, और जिनके पास देने के लिए पैसा नहीं है, जो केपेबल नहीं है हमारी पेमेंट करने के लिए, उन्हें कहा जाता है इनसॉल्वेंट। तो अगर आपने माल बेचा और उधार पे बेचा और आपको उसके बाद में पैसा ही नहीं आया क्योंकि आपका डेटर इंसॉल्वेंट हो गया, तो आपका वो पूरा प्रोसेस बेकार हो गया, आपने कुछ अर्न नहीं किया, आपके पास में जो क्रिएट हो गए उसे कहते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब वो उधारी जो अब बेकार हो गई है। तो बैड डेट्स आपके लिए एक लॉस का कंपोनेंट होता है। अब ये जो लोग इंसॉल्वेंट हो गए, इनसे कुछ मिलना नहीं है, तो इनको डेटर की लिस्ट में लिए घूमने से कोई फायदा नहीं है कि शर्मा और गुप्ता जी से मुझे इतने रुपए लेने हैं, गुप्ता जी से, गुप्ता जी तो इंसॉल्वेंट हो गए, वो तो दे ही नहीं पाएंगे, तो उनका नाम रखने से कोई लाभ नहीं है। उसको बैड डेट में ट्रांसफर करिए और लॉस मान करके जैसी आराम करिए, भगवान का नाम लेके आगे बढ़िए। ये जो सारी कहानी आप सुन रहे हो, इसे कहा जाता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो शर्मा स्टोर्स जो माल खरीद के लाया, चाहे कैपिटल इन्वेस्टमेंट था, चाहे ड्रॉइंग्स थे, माल खरीद के लाया, डिस्काउंट मिला, रिबेट हुआ, वाउचर बने, सेल किया, प्रॉफिट निकाला, पंखा बेचा, डिप्रिसिएशन लगाया, ये जितनी सारी कहानी आपने सुनी है, ये सारी कहानी को इकट्ठा करके कहा जाता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन कई बार एक्सटीरियर होते हैं, मोस्टली एक्सटर्नल होते हैं ऑब्वियसली बाहर की दुनिया से, मगर कई बार ये इंटरनल भी होते हैं। जैसे जो डिप्रिसिएशन वाला पॉइंट था वो इंटरनल था, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंटरनल हो गया, ड्रॉइंग्स इंटरनल हो गए, क्योंकि दैट इज बिटवीन शर्मा जी एंड शर्मा स्टोर। जो बाकी के सारे ट्रांजैक्शंस हैं जो आउटसाइड वर्ल्ड से हो रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शंस कैश में भी हो सकते हैं, क्रेडिट में भी हो सकते हैं, वो भी हमने देख लिया, सीख लिया, समझ लिया। अब जब सारा काम पूरा हो गया, उनकी कॉपी पूरी हो गई, सब चीज का उनको बैलेंस निकल आया, तो उन्होंने सोचा कि चलो फाइनल अकाउंट्स भी बनाते हैं। तो फाइनल अकाउंट्स का दूसरा नाम होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनल अकाउंट्स बोलो या बोलो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें क्या क्या कागज बनेंगे? सबसे पहले बनेगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट।
ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा पोर्शन होता है, जो हमने बोला जिसमें हम ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि जीपी यानी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करते हैं। सिर्फ सेल्स होता है उसमें और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। बस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में परचेज हो गई और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो थे वो हो गए। ठीक है, इसके बाद ट्रेडिंग के बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाकी के सारे खर्चे लिखे जाते हैं। आपका टेलीफोन, स्टेशनरी, बाकी हाँ जो भी कुछ और खर्चे हैं, टेलीफोन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सैलरी हो गया, ये सारे पीएल में लेके जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद जो बैलेंस बचता है उसे कहा जाता है नेट प्रॉफिट। ये भी हम बात कर चुके। और इसके बाद बनती है आपकी बैलेंस शीट। और अगर जो हमारा अकाउंट का थंब रूल है A इज इक्वल टू L, तो ये जो बैलेंस शीट है ये A इज इक्वल टू L में ऑटोमेटिकली मैच कर जाती है। जो बैलेंस शीट है आपकी, उसका परफॉर्मा कुछ ऐसा होता है। एक साइड आप लिखते हैं सारी लायबिलिटीज और एक साइड आप लिखते हैं एसेट्स। लायबिलिटी में ही कैपिटल कंपोनेंट भी आता है और आउटसाइड लायबिलिटीज भी आती है। और जो इस साइड का टोटल होगा और जो इस साइड का टोटल होगा ये ऑटोमेटिकली मैच कर जाता है, क्योंकि गुप्ता जी समझदार थे। उन्होंने हर तरफ हर ट्रांजैक्शन में A इज इक्वल टू L का पूरा ध्यान रखा, इसलिए उनके लास्ट ट्रांजैक्शन में बैलेंस शीट भी ऑटोमेटिकली मैच कर गई। ये है शर्मा जी का स्टोर। इस तरीके से शर्मा जी ने अपने सारे अकाउंट्स बनाए और न जानते हुए भी उन्होंने पूरी अकाउंटेंसी को एक नट शेल में समझा दिया। So okay, hats off to Mr. Sharma, hats off to Sharma Stores. Bye bye.